जानिए अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। और पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन ख़राब हो रही है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम SOPs को फॉलो करें। आज भी जो मेरे पास फिगर्स हैं लास्ट 24 आवर के NCOC के, उसमें जो रिपोर्टेड केस हैं वो 6540 केसेस हैं। कल भी जब मैंने आपको इसी वक्त जब मैं शो का इंट्रो दे रहा था तब ये फिगर तकरीबन 7500 से ज़ायद था। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक सिचुएशन है, क्योंकि जो एवरेजली कराची का भी रेट बताया जा रहा है वो अबव 50% है। पाकिस्तान में जो कोरोना की शरह है वो 11% से बढ़ चुकी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एहतियात कीजिए, SOPs को फॉलो कीजिए ताकि कोरोना से बचा जा सके। कोरोना क्योंकि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से, हम सब ने, इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, इदारों का भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हमने एक जो मोमेंटम बनाया था कोविड के खिलाफ SOPs को फॉलो करने का, उसको हमें दोबारा से फॉलो करना होगा ताकि हम इस वबा से बच सकें। आज ज़रा हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, सदारती निज़ाम की क्या सहराइयाँ, और दूसरी जानिब जो बड़ी खबर है वो ये है कि अपोजिशन मुतहर्रिक है, अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है, लॉन्ग मार्च करना चाहती है। और दूसरी जानिब अपोजिशन अब मुत्तफ़िक़ा तौर पर वक्त के खिलाफ अदम एतमाद भी लाना चाहती है। अपोजिशन अगर दोबारा से मुत्तफ़िक़ होती है, क्योंकि PDM की सूरत में अपोजिशन मुत्तफ़िक़ थी, मुत्तहिद थी, लेकिन पीपल्स पार्टी उससे अलहदा हुई। अब दोबारा से पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के दरमियान रवाबित का सिलसिला शुरू हुआ है। अगर अपोजिशन मुत्तहिद होती है तो क्या अपोजिशन अदम एतमाद ला पाएगी, कोई इन हाउस तब्दीली कर पाएगी, अपोजिशन क्या रोल प्ले कर पाएगी जो पिछले 3.5 साल में अपोजिशन नहीं कर पाई। तो इस पर डिबेट करेंगे और इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा नून शिजा फातिमा खाया साहब ने। शिजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया कर चुके हैं। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा और मेंबर नेशनल असेंबली डॉक्टर शाजिया सोमरू साहब हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं ज़रा जमशेद इकबाल चीमा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर ये बताइए कि अपोजिशन दोबारा से मुत्तहद होकर एक बड़ी तहरीक लाना चाहती है और साथ में ये भी खबरें हैं कि शायद अपोजिशन भरपूर तैयारी में है अदम एतमाद के लिए। क्या अपोजिशन इसमें कामयाब हो सकती है सर? जब तक एहतजाज करती रही है, स्वाय ये लास्ट जो पेशावर का जलसा हुआ था उसके अलावा बाकी तो जितने भी एहतजाज थे सारों में अपोजिशन जो है आप कह लें कि मुतफिक थी और उसमें कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं था। लेकिन किसी भी एहतजाज में कोई रीजनेबल बंदे नहीं ला सके। किसी भी एहतजाज में लोगों ने उनका जो अपील थी उसको दरखुर इतना नहीं समझा, या उनकी जो बयानिया था उसको रिजेक्ट किया गया है। और उसकी बुनियादी वजह जो पीपल्स पार्टी, देखें पीपल्स पार्टी को अपोजिशन नहीं है, पीपल्स पार्टी एक हुकूमत है और जहाँ उनकी हुकूमत है वहाँ गवर्नेंस बदतरीन है। इस वक्त 4 सूबे हैं, फिर 2 इकाइयाँ आप पहले KP के और कश्मीर। अगर 6 इकाइयों में से देखें तो बदतरीन जो रिसेंट भी सर्वे आ रहा है उसमें बदतरीन जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी की है। तो जिन लोगों की गवर्नमेंट बदतरीन है, वहाँ पर जो कुछ वो डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, तो गवर्नमेंट तो सिंध में अगर देखें तो गवर्नमेंट तो बड़ी बनी हुई है ना, क्राइम में बड़ी है। सबसे ज़्यादा जो हुकूमती लोग हैं उन्हीं के कब्ज़े हैं। अगर गंदम चोरी करते हैं 22 अरब की तो वो चोरी करते हैं, चूहे वहाँ खाते हैं गंदम तो वो इनके इमा पे खाते हैं। जंगलात की ज़मीन की बात करें, अपने छोटे किसान के हारी के पानी चोरी करने की बात करें, कराची शहर का जो सबसे बड़ा आप कह रहे फाइनेंशियल हब है उसकी मैनेजमेंट की बात करें या उसकी तरक्की की बात करें या वहाँ कब्ज़ों की बात करें, शहरियों को हकूक़ देने की, कोई बल्दियाती उनको इख्तियारात देने के हवाले से किसी भी तरह कोई सिचुएशन जो है वो अप टू मार्क नहीं है। मतलब आइडियल होना तो अगर थोड़ी देर के लिए इस बात को मान लें कि आप पीपल्स पार्टी का अपोजिशन नहीं मान रहे, नून लीग को तो अपोजिशन मान रहे हैं ना सर। नून लीग ये बार बार दावे कर रही है, अब नून लीग कॉन्फिडेंट भी है। नहीं, नून लीग देखें, नून लीग और फजल रहमान साहब ने लास्ट पेशावर में जलसा किया था। नून लीग ने और चूँकि पीपल्स पार्टी उसमें नहीं थी इसलिए मैं पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहा हूँ। बाकी नून लीग देखें, नून लीग का उनका इत्तेहाद तो इतना है कि जब कराची में इत्तेहाद तो उनके घर में भी नहीं है, जाती उमरा और मॉडल टाउन के दरमियान भी इत्तेहाद नहीं है। कि जब लास्ट टाइम फजल रहमान साहब आए थे मीनारे पाकिस्तान, एक रात रह के गए थे, आगे लॉन्ग मार्च चुकी है, उन्होंने बलूचिस्तान से शुरू किया, उसमें शहबाज शरीफ साहब यहाँ से शामिल नहीं हुए थे और वहाँ भी जाके इनके लोग स्पीचेस करके आ गए थे। सो मुझे नहीं पता कि ये जो बयानियाँ हर रोज़ 2 साइडों पे मुंह करके चचा भतीजी अलग-अलग बयान देते हैं, अलग-अलग उनका बयानिया है। सो पूरी अपोजिशन जो है या पूरी PDM जो है वो उसका मुत्तहद होना तो बड़ी दूर की बात है। मुझे तो आप शरीफ फैमिली के अंदर
इत्फाक नहीं नजर आता है। दूसरी बात ये देखें, फ्रैंकली मैं बताऊं जी, इनका अभी तक जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मुस्लिम लीग नून का जो एहतजाज है ये हमेशा किसी ना किसी डील पे जाके कोई छोटी मोटी रियायत लेके कोई छोटी मोटी वारदात छुपा के ये ख़त्म हो जाता है। वो बाहर जाना हो, वो कई प्लेटलेट्स ठीक करने हो, प्लेटलेट्स ख़राब करने हो, वो सरूर पैलेस जाना हो, सरूर पैलेस से वापस आना हो, ये किसी न किसी छोटी मोटी रियायत से, ये सरूर पैलेस से आपके लंदन जाना हो जिद्दा से, वो किसी न किसी रियायत पे ख़त्म होता है। सो मैं समझता हूँ कि आज तक अपोजिशन के मतलब हुकूमत जो अवामी हकूक़ हैं या अवामी मसाइल के हवाले से मैंने आज तक मुस्लिम लीग नून को कोई एहतजाज करते हुए नहीं देखा। मैं तो इस पर रिस्पॉन्स ले लूँ। शीजा साहबा, दो तीन पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि चीमा साहब का ये कहना है, और सारी पीटीआई मुख्तलिफ टॉक शोज में और मुख्तलिफ महफिलों में ये कहती है कि 3.5 साल में अपोजिशन सिर्फ नारे लगाती रही, दावे करती रही, लॉन्ग मार्च की कॉल्स देती रही, एहतजाज के बातें करती रही, जिस फ्लोर में आप हैं, जिस हाउस में आप हैं वहां से वॉकआउट करती रही। अगले 1.5 साल भी अपोजिशन सिर्फ यही करेगी, जिसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, एक बात। और दूसरी, चीमा साहब का कहना यह है कि अवामी मसाइल के लिए खास तौर पर PMLN, बिकॉज यू आर लीडिंग द अपोजिशन लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो आपने अवामी मसाइल के लिए कभी एहतजाज नहीं किया, कभी अपोजिशन बाहर नहीं निकली। दो चीजें माने रही। देखिए, जहां तक पहले सवाल का जवाब है कि ऑपोजिशन जो है वो एहतजाज करती रही, हमने पिछले 3.5 साल हो गए हैं इस हुकूमत को, हमने पिछले 3.5 सालों में, खा वो PDM की सूरत हो, वो ऑपोजिशन हो, वो इंडिविजुअली हो, हमने बहुत बहुत सक्सेसफुल जलसे किए हैं। और वो जलसे, तमाम जलसों का और एहतजाज का मकसद जो था वो महंगाई थी और अवाम के इश्यूज थे। और सबसे बड़ा जो अवाम का मसला है वो PTI है। तो हमारे जितना एहतजाज है वो PTI के खिलाफ है, क्योंकि PTI इस वक्त जो है इस अवाम और इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। बिकॉज इनकी जो गवर्नेंस है वो एग्जिस्ट नहीं करती, करप्शन पीक पे है, गवर्नेंस एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से इस वक्त हम एक इकोनॉमिक कोलैप्स का सामना कर। देखें, जब ये बात करते हैं, हम इनके तर्ज के उस तरह के धरने देने के हक में नहीं है कि पाकिस्तान के जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट आनी थी वो भी हम डिले करें और पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करने की बात करें। हम अपने लीगल, अपनी जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट है उसके मुताबिक हम जलसे करते हैं। और हमारे एहतजाज का सबसे बड़ा जो एक आप कह लें कि एक रिस्पॉन्स है जो पब्लिक ने दिया है, वो ये है कि ये एक भी ज़िमनी इंतखाब, एक आधा जीते हैं मगर कोई ज़िमनी इंतखाब ये जीत नहीं सके। आप लाहौर के कैंटोनमेंट बोर्ड से लेके, लाहौर के ज़िमनी इंतखाब से लेके चकवाल देख लें आप, खानेवाल देख लें आप, दस्का देख लें आप, कराची चले जाएं आप, KPK चले जाएं, PTI नहीं जीत पाई। आप PTI, आप KPK जिसके ये इतना ज्यादा दावे करते हैं, आप राइट, लेकिन एक परसेप्शन ये है कि ये सारी चीजें नहीं, आप ठीक कह रहे, बट एक परसेप्शन ये है कि अपोजिशन एक बड़ा डेंट नहीं डाल सकी हुकूमत। और देखिए डेंट क्या होता है, डेंट क्या होता है। देखिए, इन लीगली PTI को हटाने के लिए हमें नंबर्स की जरूरत है। किसी भी लीगल एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन लेने के लिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन हम लेंगे नहीं। वो नंबर्स हमारे पास जिस दिन मौजूद होंगे हम डेफिनेटली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी करेंगे। बट टिल दैट टाइम इससे बड़ा डेंट क्या हो सकता है कि इनकी तमाम असेंबलियों की सीटें, इनकी जीती हुई सीटें जो हैं वो या PPP जीतती है, या PMLN जीतती है, या JUI जीतती है। इनका पूरा लोकल बॉडीज जो है KPK का इनके हाथ से निकल जाता है। इससे बड़ा डेंट सिटिंग इंकम्बेंट हुकूमत के तो कभी भी किसी ने नहीं डाला। किसी इंकम्बेंट हुकूमत को इतना जो है वो इलेक्शंस के अंदर नुकसान नहीं हुआ जितना PTI ने देखा है। और इसका जो कसूरवार है वो PTI की करप्शन और मिस गवर्नेंस है और ऑपोजिशन के वो सक्सेसफुल एहतजाज है। और पब्लिक ये रिस्पांस लेता हूं मिस गवर्नेंस एंड करप्शन पे, इनके ऊपर वोट नहीं देते। बिल्कुल, ये मैं चीमा साहब से इस पर रिस्पांस लूंगा। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। पीपल्स पार्टी को तो अपोजिशन मान नहीं रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और दूसरा, क्या ये जो बार बार खबरें आ रही हैं कि आप दोबारा से PDM का हिस्सा बनेगी पीपल्स पार्टी, क्या ऐसा होगा या आप अपना प्लान अलग से एग्जीक्यूट करेंगे, एक सेपरेट मूवमेंट होगी, और वो सेपरेट मूवमेंट क्या इंपैक्ट डालेगी और क्या मुश्किलात खड़ी कर सकती है तहरीक इंसाफ के लिए और वफाकी हुकूमत के लिए? थैंक यू अदनान। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी चीमा साहब ने फरमाया, मैं उन बातों को तो बिल्कुल उनके स्टाइल में तो नहीं बात कर सकती, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत उनके लेवल तक जाना पड़ता है, तो वो मैं नहीं करूंगी। लेकिन ये है कि जिस पार्टी को वो
डिस्कस नहीं करना चाहते या वो अपोजिशन नहीं समझ रहे हैं, तो मैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि कराची में जो इनके इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध हैं और प्रेसिडेंट जनाब आरिफ अलवी साहब, उनके हलके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीता है कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में। तो आप भले ना समझें उस चीज को, आप जो भी बातें करना चाहते हैं आप करें, क्योंकि आप खुद इनकॉम्पिटेंट हैं। अब गवर्नेंस की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अब तक पंजाब में 9 आईजी चेंज कर दिए हैं, 4-5 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए हैं, सानिया साहिवाल पे सबको बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, और सियालकोट इंसिडेंट्स पे जो मोटरवे पे जो इंसिडेंट्स हुआ था उसका भी अल्लाह की तरफ से मदद हुई तो हुई, वरना इनकी तरफ से कुछ नहीं होना था। शेखुपुरा में जो हुआ वो पूरी फैमिली को मर्डर कर दिया गया, और अभी सानिया मरी आपके सामने है, इनकी इनकॉम्पिटेंसी यहां से पता चल रही है। और इनके सीएम साहब जो वसीम अकरम प्लस हैं, जो ये पूछते फिरते हैं कि कोरोना कैसे काटता है, तो उनके लिए मैं क्या फरमाऊं, ये खुद ही बता देंगे कि उनकी क्या कॉम्पिटेंसी है। और दूसरी बात ये है कि ये फरमाते रहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं है। तो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या ज्वाइंट अपोजिशन हो, ज्वाइंट अपोजिशन ने मिलके आपको हिला तो उसी दिन दिया था जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो आपके कैंडिडेट को हरा के और सेनेटर बन गए। तो आप उस दिन हिल चुके थे, आपकी गवर्नमेंट उस दिन ही हिल चुकी थी। और दूसरा, उसके बाद अब तक जितने मेरे ख्याल में 10 या 12 बाय इलेक्शन हुए हैं, किसी एक बाय इलेक्शन का बता दे कि जिसमें आप लोग जीते हो। उसके बाद आप बड़ा मुश्किल है सर। जब भी बात की जाए, अपोजिशन ने हमेशा हवाला दिया है कि आप ज़मीनी इंतखाबात हार गए। गो कई सीटें वो थी जहां आप ऑलरेडी हार चुके, पिछले 18 में भी हारे थे, लेकिन बड़ी मेजर सीटों पर भी जो आपका गढ़ समझा जाता था जिन सीटों को, वहां भी आप इलेक्शन हारे। और दूसरा, मिस गवर्नेंस और बढ़ती हुई करप्शन की भी बार बार बात होती है, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप सर? बात उन्होंने कहा कि इकानमी कोलैप्स कर गई। डॉक्टर शीजा फातिमा साहबा ने कहा कि इकानमी कोलैप्स कर गई। इकानमी को 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर ज़रूर लें कि 1300 रुपये हमारा टैक्स बढ़ा है। 1300 रुपये टैक्स बढ़ जाए एक साल में तो फिनोमिनल है ये, या अनप्रेसिडेंटेड है हमारी हिस्ट्री में कि 26% एक साल में टैक्स बढ़ जाए। तो अगर 26% टैक्स बढ़ जाए और इकानमी का कोलैप्स कर रही हो तो ये काफ़ी हैरानकुन सा या बड़ा अजीब सा लतीफ़ा होगा, लेकिन ये बड़ा है, ये हकीकत है। पिछले साल भी 700 रुपये बढ़ा और इस साल 1300 रुपये पर टैक्स बढ़ रहा है। और टैक्स हर तरह का बढ़ रहा है, वो डोमेस्टिक हो या इम्पोर्टेड हो, दोनों तरह का टैक्स बढ़ रहा है। दूसरी बात, एक टैक्स पेयर्स के नंबर, अच्छा एक मिनट नहीं, नंबर मैं कह रहा हूँ आपका डोमेस्टिक टैक्स भी बढ़ रहा है, इनकम टैक्स भी बढ़ रही है और बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं। दूसरी बात है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है ये कई साल बाद आप कह लें कि हमारी एक्सपोर्ट जो है 26% बढ़ी है। अच्छा, इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ना और फिर एक्सपोर्ट के और फिर रेमिटेंस बढ़ी, रेमिटेंस के और एक्सपोर्ट के जो नंबर बढ़े हैं तो उससे आपके बैंकों का 60% डिपॉजिट बढ़ गया है, आपकी लिस्टेड कंपनियों का 59% प्रॉफिट बढ़ गया। फिर आप देखें कि आपका जीडीपी ग्रोथ जो है 5.37% मतलब ग्रो कर गया। आप अगर आप कह लें ड्यूरिंग पेंडेमिक यानी कोरोना और पोस्ट कोरोना 3 साल का कलेक्टिव अगर देखें ग्रोथ तो पाकिस्तान दुनिया के टॉप 15 ममालिक में है जिसकी इकानमी ग्रो कर रही है, क्योंकि दुनिया में अक्सर लोग मुल्क जो है तकरीबन 4% एवरेज माइनस गए, और यूरोप और अमेरिका जो बड़ी इकानमीज थी ये तकरीबन 8% माइनस गई, 6% माइनस गई। तो हमने अगर 3 साल का कलेक्टिव फिगर देखें, फिर इंडिया की बात करते हैं, बाकी मुल्कों की बात करते हैं, हमारी हाईएस्ट ग्रोथ है सर। महंगाई अभी भी डबल फिगर में है सर, पहले 2018 तक। महंगाई अभी भी डबल फिगर में है सर। एक मिनट दौरान जी मैं उस पर बात करने लगा हूँ। और हमारे यहाँ जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया में 2018 तक लोएस्ट ग्रोथ जो जीडीपी ग्रोथ थी हमारी थी। इस वक्त कंपैरेटिवली देखें तो हम टॉप वाले जो मुल्क हैं श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया, इनके बराबर या इनसे ज़्यादा, इंडिया से हम ज़्यादा कर रहे हैं 3 साल की बेस पे देखें। बांग्लादेश हमसे थोड़ा आगे है, बाकियों से हम आगे हैं। सो हमारी कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस जा रही है। सो मेरा पहली बात तो से इनका जवाब था कोलैप्स का। दूसरी बात मेरा सवाल इकोनॉमिक था। अब शीजा क्योंकि खुद इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं तो नंबर्स तो खैर वो आपको जस्टिफाई करेंगे। को मेरे नजदीक
मैं तो तब मानू ना जब चीनी सस्ती हो, जब आटा सस्ता हो, जब पेट्रोल सस्ता हो सर। मैं तो एक आम शहरी हूं, मेरे लिए नंबर्स मैटर नहीं करते सर। ये बड़ी स्ट्रीट स्मार्ट या एक ज़मीन से जुड़ा हुआ सवाल है, बड़ा इसका जवाब होना चाहिए। हम जी 55 रुपए किलो आटा दे रहे हैं, 55 रुपए किलो आटा गरीब दुनिया में जिन 40 मुल्कों से हम अमीर हैं उनमें से किसी के पास 55 रुपए किलो आटा नहीं है। इस खित्ते में भी, बाकी अफ्रीका के भी तमाम मुल्कों से हम सस्ता आटा देते हैं। इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, मिस्र की बात करें, वियतनाम की बात करें, ये मुल्क हमारे जैसे हैं या हमसे गरीब हैं या हमारे बराबर कहीं, इन सारों से हम आटा भी सस्ता दे रहे हैं, इन सारों से हम चीनी भी सस्ती दे रहे हैं, और इन सारों से सर नहीं, मेरा सवाल कुछ और है सर। मैं 2017 में आटा लेता था 32 रुपए किलो, पेट्रोल 55 रुपए ले रहा हूं सर। मैं चीनी लेता था 48 रुपए किलो, मैं 120 रुपए किलो ले रहा हूं। तो मुझे नहीं कंसर्न, मैं दुनिया में सबसे सस्ती। अच्छा, एक मिनट, मैं जब 3 साल पहले जिस रेट पे ले रहा था, फिगर ठीक कर लें, रेट पे नहीं ले रहा। अदनान, आप या नौकर को बेचते हैं या बीवी को बेचते हैं? आप खुद नहीं जाते, मुझे कंफर्म हो गया कि आप या नौकर को बेचते हैं या बीवी बेचते हैं, आप खुद नहीं जाते। सर बीवी भी जाती है तो पैसे मुझसे लेके जाती है, वो पर्ची मुझे दिखाती है कि इतने की चीनी मिल गई। सुन लेना, आटा आप 2018 में आटा खरीदते थे 820 रुपए का 20 किलो, ना 38 रुपए किलो, यानी 760 रुपए का 38 रुपए किलो आप आटा खरीदते थे। आज आटा आपको 55 रुपए किलो मिल रहा है, बढ़ गया ठीक है, ये सबसे सस्ता है। चीनी इस वक्त आपको 190 रुपए नहीं मिलती, 120 रुपए नहीं मिलती, चीनी आपको 90 रुपए किलो मिल रही है। आज आपको चीनी 190 रुपए मिल रही है। अगर आप 120 रुपए दे रहे हैं तो बीवी का हिसाब जरा कर लेना, ठीक कर लेना, जरा अपने कार्ड को अपने थोड़ा हिसाब कर लेना। बेसिकली मैं कह रहा था कि हम पेट्रोल की बात करें, हम चीनी की बात करें, हम आटे की बात करें, हम लोगों से सस्ता दे रहे हैं। आपको मोटे दाने वाली चाहिए 120 रुपए, आपको आटे वाली चाहिए पिसी हुई तो वो 90 रुपए सर। पाकिस्तान में सारी बनती मोटे दाने वाली है, पाकिस्तान में बारीक दाने वाली नहीं बनती। साहब मैं पूरा कुक हूं, मुझे पकाना भी आता है, रेट भी पता है सर। भाई मैं देखें, मेरा भी सुन लेना, मेरी एक्सपर्टीज क्या है। मैं बिल गेट्स फाउंडेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने पाकिस्तान में खुराक पे मैं बिल गेट्स फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता हूं, पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, फेडरल गवर्नमेंट में मैं जो हूं, मैं कैबिनेट में इस बुनियाद पे हूं कि मैं फूड का एक्सपर्ट हूं। मुझसे आप बात ना करें, आप थोड़ा सा कोई अनाड़ी बंदा तलाश करें, इन बातों के लिए कोई अनाड़ी बंदा तलाश करें। मैं तो हर हफ्ते इसका प्रेजेंटेशन देनी होती है। आपकी चीनी 90 रुपए किलो है, आपकी चीनी 90 रुपए किलो है। हमारे यहाँ जवाब देंगी सर, मैं तो हमारे यहाँ मार्केट की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल चीनी 90 रुपए वही बनती है और दूसरी बनती नहीं है, 90 रुपए किलो है। अच्छा चलो सीधा साहबा, दुनिया से सस्ती है, दुनिया में सबसे सस्ती चीनी, दुनिया में सबसे सस्ता आटा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, शहबाज गिल साहब और फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल है, तो हम तो सबसे सस्ते मुल्क में रह रहे हैं। शीजा साहिबा, जो है पिछले 3 सालों में देखें, इनका तरीका ये है कि ये बताना आपको भूल गए कि जीडीपी ग्रोथ बहुत हाई, एक्चुअली उन्होंने कहा है कि इंडिया के बराबर है। देखें, मैं इनसे सिर्फ ये उम्मीद करती हूँ कि ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और खुद नहीं बन रहे। अगर तो ये इस बात में जेन्युइनली बिलीव करते हैं तो फिर तो पाकिस्तान जो है उसका मतलब मुझे नहीं लगता कि अगले 2 सालों में कुछ भी बनने वाला है। मगर अगर इनको असल में पता है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स क्या है और ये किस तरह ये हर साल जीडीपी की बेस ईयर चेंज करके जीडीपी ग्रोथ इन्फ्लेटेड शो करते हैं हर साल, ये सारी जो है वो इकोनॉमी की पूरी बेस चेंज करके, बेसलाइन चेंज करके जीडीपी इन्फ्लेट कर देते हैं, -0.4% को 1% शो कर देते हैं, जो 3% है उसको 5.3% शो कर देते हैं और फिर कहते हैं कि जी जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है। पाकिस्तान में आप एक चीनी को लेके, मैं आपकी चीनी की बात, मैं चीनी पे जाती हूँ, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, आप क्रिस्टल चीनी, मोटी चीनी, पतली चीनी, जो चीनी लेते हैं 90 रुपए की आप लें। पाकिस्तान में पिछले इस महीने जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, मैं इनके अदादो-शुमार की बात करूंगी, मैं किसी और चीज की बात नहीं करती। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ये कहता है कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स उन अशिया की कीमत जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर घराना इस्तेमाल करता है, जिसमें बेसिक हाउस होल्ड का किचन का सामान है, आपकी टॉयलेटरीज हैं, आपका धोने घर का सामान है, 20% तो सिर्फ जुलाई में इजाफा है, जनवरी में इजाफा है 20%। अफराते ज़र पाकिस्तान की 20% है। आप इससे आप लोग बात किस मुंह से करते हैं?
पाकिस्तान के अंदर जो सबसे गरीब अवाम है, लोएस्ट क्विंटाइल, जिसकी तनख्वाह 17,000 से कम है, उसके लिए इस मुल्क के अंदर महंगाई 21% है। उसके लिए पिछले एक साल में बिजली 104% महंगी हुई है। उसके लिए गैस इस मुल्क में पिछले साल 60% महंगी हुई है। उसके लिए इस मुल्क के अंदर ऑयल जिससे वो खाना पकाता है, आलू, जो आप मिर्चें, आप बेसिक कमोडिटीज का नाम लें, उस शख्स के लिए इस मुल्क के अंदर 50 से 60% के दरमियान सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट निकाल के खुद पढ़ें, आपको अंदाजा होगा गरीब आदमी का क्या हाल है। आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आपने पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की गिरा दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 2019 का टैक्स रेवेन्यू 2018 से कम था। पाकिस्तान, आप कहते हैं आपने टैक्स बढ़ाया, आप गरीब आवाम पे टैक्स लगा के टैक्स बढ़ा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से टैक्स बढ़ा रहे हैं, रिग्रेसिव टैक्स लगा रहे हैं, आप साइकिल को टैक्स कर रहे हैं, आप सोलर पैनल को टैक्स कर रहे हैं, आप गरीब आदमी को टैक्स कर रहे हैं। इसकी ये वजह, और इसका आपको नजर इस तरह आता है कि आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशो नहीं बढ़ रही, आपकी जो टैक्स नेट है वो नहीं बढ़ रहा, जो टैक्स लोग दे रहे हैं उसमें इजाफा नहीं हो रहा, क्योंकि आप उसी गरीब, उसी सैलरी जो तनख्वाहदार बंदा है, उसी को आप टैक्स के नीचे दबाई जा रहे हैं। क्या ये मुस्बत मौशी पॉलिसी है? क्या कभी पाकिस्तान में पिछले 3 साल में मिडिल क्लास खत्म हो गई है, या इनके जो जिनको ये नवाज रहे हैं? अच्छा शीला साहब, टाइम ब्रेक का हो रहा है। एक्सपोर्ट की बात की उन्होंने, एक्सपोर्ट की बात, एक्सपोर्ट वाकई बढ़ी है जो चीमा साहब, वो तो खैर वो एक्सपोर्ट पे आती हूँ। देखें, और जो गरीब आदमी है वो गरीब से गरीब हो गया है। दुनिया में जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वो मिडिल क्लास की बेस पे जो है वो तरक्की करते हैं। आपने पोलराइजेशन बढ़ा दी। एक्सपोर्ट पे आ जाएं, देखिए पिछले जब से कोरोना आया, कोविड में ये हुआ कि दुनिया को जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स दुनिया में कैंसिल हुए, पाकिस्तान ने अपनी मिलें चलाई और वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पूरे किए। और हम पाकिस्तान के लिए हमेशा खुश होते हैं अगर एक्सपोर्ट बढ़े। पीटीआई ना, गवर्नमेंट को ये क्रेडिट तो जाता है ना शीला साहब। मैं उस पे आ जाऊं। आपकी रेमिटेंस क्यों बढ़ी? आपकी रेमिटेंस इसलिए बढ़ी कि पाकिस्तान में, दुनिया में जितने लोग अनएम्प्लॉय हुए, वो अपनी तमाम जो उनकी जमा पूंजी थी वो हजारों की तादाद में वो लोग वापस लेके आए, जिससे डॉलर्स वापस आए। पाकिस्तान का जो सिर्फ उम्रे का खर्चा है वो कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद महंगाई पे बात करूं। ब्रेक शीला मैम, ब्रेक ले लो यार। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत पूरी अपोजिशन ये एतराज करती रही है और कर भी रही है कि महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए, और ये हुकूमत भी मानती है। खुद इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कई दफा कह चुके हैं कि वाकई इस मुल्क में महंगाई है और महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। इस महंगाई के अलावा अपोजिशन कोई बड़ी खामी इस गवर्नमेंट की हाईलाइट नहीं कर पाई? क्या महंगाई के अलावा और कोई खामी नहीं है मौजूदा हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में? देखिए अदनान, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि देखिए जो चीमा साहब ने भी बात की चीनी की, तो मुझे लगता है वो कभी मार्केट गए नहीं है। तो कभी अगर मार्केट जाना है, जैसे अगर मैं कभी जाती हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है कि कितनी जो चीज मैंने कुछ अर्सा पहले ली थी वो अब कितनी महंगी हो चुकी है। तो ये डिफरेंस उन लोगों को पता चलेगा जो खुद जाके खरीदते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो कभी हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे हों या अवाम के साथ उन्होंने टाइम ना गुजारा हो, उनको क्या पता कि अवाम किस तरह से टाइम अपना गुजार रही है, किस तरह से अपने बच्चों को वो बेच के जो है वो अपने घर का गुजारा कर रही है, गुर्दे बेच रहे हैं लोग। तो ये सारी चीजें, मसले इनको नहीं पता है, क्योंकि ये सिर्फ अपने जो एलीट क्लास है या जो अपने दोस्त है उनके जेबें भरने में, या उनके जो टैक्स पहले, अगर आप ये बार बार बाहर के मुल्कों की मिसालें देते हैं तो आप देखें कि बाहर के मुल्कों में अमीर आदमी टैक्स पे करता है, गरीब के उससे गुजारा होता है। यहाँ पे पाकिस्तान में उल्टा चल रहा है कि गरीब जो है वो टैक्स पे करता है और इनकी जेबें भरती है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और दूसरा, इनकॉम्पिटेंसी इससे बड़ी क्या होगी कि इनके जो वजीर दाखिला साहब है उनको समझ नहीं आ रही है कि वो पहले जो वजीर रेलवे थे तब वहां पे हादसा शुरू हो गए थे और इतने हादसा हो गए थे कि वो उनको फाइनली वजारत छोड़नी पड़ी। अब वो आ गए हैं वजीर दाखिला बन के, तो उनके पास सिर्फ एक ही चीज होती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ जाते हैं, अपोजिशन को धमकियां देने के लिए, अपोजिशन की बुराइयां बयान करने के लिए। लेकिन जिस चीज के लिए उनको वजारत दी गई है वो काम नहीं करेंगे। इनके जितने भी कैबिनेट में जितने भी लोग हैं उनको अगर बिठा देना कि उनसे पूछे
कि आपने 3-4 सालों में अपना क्या काम किया है, सवाए दूसरों के किए गए प्रोजेक्ट्स पे रिबन्स काटने और तख्तियां लगाने के। आपने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया और कौन सा प्रोजेक्ट आपने अपने होते हुए खत्म किया, सवाए लंगर खाने और मुसाफिर खानों। तो ये इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की जितनी भी पार्टीज है, अपोजिशन है, उनको बुरा बनाने के लिए या उनकी लीडरशिप को बुरा बनाने के लिए ये सबसे आगे होंगे और इनके पास बहुत टाइम होगा। 2-2 घंटे 3-3 घंटे की बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस नहीं बताएंगे। जिसका अभी ताजा सबूत यही है कि आपने चीमा साहब से चीनी के लिए पूछा तो बात वही आ जाती है ना कि जवाब अगर सवाल अगर गंदम होता है, जवाब चना आता है। तो ये इनके हालात है। इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी इनकी क्या हो सकती है कि आपको क्या एक आम आदमी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। मिसालें ही देते हैं अमेरिका और लंदन की और यूरोप की। आप सिर्फ अपने करीबी मुल्कों में देख लें कि वहां पे क्या हालात चल रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं। आपने पासपोर्ट को ऊपर ले जाने की बात की थी, आप तो सोमालिया से भी नीचे आ गए पासपोर्ट में। ये शायद आप लोगों को अच्छा चीमा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि जब आपसे महंगाई की बात की जाती है तो दूसरे मुल्कों का रेफरेंस दिया जाता है, और दूसरी जानिब आप ये भी मानते हैं कि महंगाई है, तो अब किस बयानिए को दुरुस्त माना जाए? उस बयानिए को जब आप दूसरे मुल्कों का रेफरेंस देके ये जस्टिफाई करते हैं आवाम को कि महंगाई नहीं है, या उस बात को कि जब आप पूरी कौम को कहते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज अपोजिशन नहीं, मुल्क में बढ़ती महंगाई है? इसको थोड़ा सा गौर से सुनना जरा। दो चीजें हैं, एक है इन्फ्लेशन और दूसरा है कि आपके पास परचेजिंग पावर क्या है या चीज़ों की एब्सोल्यूट कीमत क्या है। जब आप चीज़ों की एब्सोल्यूट कीमत की बात करते हैं तो हम आप कह लें कि दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क हैं। हम जो चीज़ ये आप कह लें कि इकोनॉमिक रिव्यू जो है या परचेजिंग पावर रिव्यू जो है दुनिया का, उसमें जो चीज़ भी न्यूयॉर्क में आप कह लें कि 100 रुपए की मिलती है वो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ वो 18 रुपए की मिलती है, बांग्लादेश में वो 32 रुपए की मिलती है, इंडिया में वो 25 रुपए की मिलती है। डॉलर्स की बात हो रही है तो यार मुझे दो फिक्रे अदनान दो फिक्रे बोल लेंगे मुझे, प्लीज ऐसे ना करें। देखें बात इतना मुश्किल सवाल पूछ के तो आप उसके बाद फिर दरम्यान में बोल पड़ता, प्लीज वो उसमें मैं आ जाता हूं, मैं उस पर जरूर आऊंगा। मैं सवाल जो आपके जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगा, प्लीज। अच्छा ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान की 24 रुपए है। इस हिसाब से हम कहते हैं, हम नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती है कि पूरी दुनिया के 193 मुल्कों में सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान है। एक हो गई ये। दूसरी बात कि पिछले साल के मुकाबले में प्राइस क्या है। पिछले साल के मुकाबले में प्राइस देखें तो हमारी प्रोजेक्टेड ये थी इन्फ्लेशन के 8.5% महंगाई होगी। इस वक्त तक 9.6 या 9.7% जा रही है। जो डॉक्टर शीजा फातिमा साहब बात कर रही थी, वो बात कर रही थी एक मंथ की बेस पे, सालाना बेस पे अभी तक जो 2021-22 की महंगाई जा रही है वो 9 कुछ जा रही है। अब अगर हम सेकंड सस्ता तरीन को जो मुल्क है उससे 25% हम पहले सस्ते थे। अब अगर एक साल की महंगाई उसमें शामिल भी कर लें तो स्टिल वी आर द चीपेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। सो इन्फ्लेशन एक और चीज है, एब्सोल्यूट चीजों का सस्ता होना और चीज है। चीमा साहब, आप खुद कह रहे हैं महंगाई 9% है, मैं आपका फिगर ले लेता हूं। जब महंगाई 9% है तो दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क कैसे हो गया सर? ये कैसे समझ आएगी बात? फिर तो महंगाई सिर्फ होनी चाहिए थी। सुने मैं क्या कह रहा हूं, मैं सर सुन लेना। फर्ज करें मैं ये कह रहा हूं कि पिछले साल अगर दुनिया में चीनी 9.5 रुपए की किलो थी औसत दुनिया में, ठीक है, या सेकंड सस्ता तरीन अफगानिस्तान में 9.5 रुपए की थी, हमारे पास 7 रुपए की थी। हमारे पास 7 रुपए की चीनी फर्ज कर 10% महंगी हो गई तो 70 पैसे महंगी हो गई। 70 पैसे महंगी होने के बाद 7 रुपए 70 पैसे की हो गई। अफगानिस्तान में आज भी 9.5 रुपए की अगर है तो सस्ता तरीन तो है। 10% महंगाई भी हो गई फिर भी वो सस्ता तरीन है। अंडरस्टैंड करें आप कि पहले हम दुनिया से मतलब सेकंड सस्ता तरीन से 24% सस्ते थे। शीजा साहब आपसे कुछ कह रही हैं। चीमा साहब, अच्छा शीजा साहब कुछ कह रही हैं आप। एक मिनट देखें, शीजा साहबा के सवाल का मैंने जवाब देना है। मैंने शीजा साहबा ने 2-3 एतराज उठाए थे, मैंने उसका जवाब देना है। उन्होंने कहा कि हमने बेस ईयर चेंज किया है। बेस ईयर इसहाक डार साहब ने चेंज किया था 2006 में, 2006 के बाद 2016 में चेंज हुआ है। 10 साल बाद बेस ईयर चेंज हुआ है। इससे थोड़े वक्फे के बाद चेंज होना चाहिए, और चेंज होने की वजह यह होती है कि आपकी इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर नए आ जाते हैं।
पहले 112 चीजों गिनी जाती थी, आज 123 चीजें आई हैं। पहले यहाँ पे 24,000 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी काउंट होती थी, आज 45,000 हुई है। ये एक का फैक्टर है कि जिसमें बेस ईयर चेंज होता है, उसी में चेंज किया है। ये जो हमारी बहादुरी है, जो हमारी अचीवमेंट है, उसे मानने को तैयार नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है। कोरोना हमारी, वो कहते हैं कोरोना वैसे आ गया, ये इत्फाक हो गया। एक्सपोर्ट इत्फाक से बढ़ गई, हमारी फैक्ट्रियां खुली रही, इत्फाक से खुली रही। जो इस मुल्क में गुनाह हुआ वो आप कह लें कि कहीं भी वो हमारी वजह से है। चीमा साहब टाइम की कमी है। वो मियां नवाज शरीफ को उसका वियन था या इत्फाक हो गया। अगर यहाँ पे दहशतगर्दी कंट्रोल हो गई तो इत्फाकन कंट्रोल हो गई। अगर यहाँ पे इकोनॉमी ग्रो कर गई तो इत्फाकन कर गई। फैक्ट्रियां चलती रही, इत्फाकन हो गई। एक्सपोर्ट बढ़ गई, इत्फाकन हो गई। रेमिटेंस बढ़ गई। बीबी देखें, पिछले साल जो पैसे आए थे, रेमिटेंस आई थी, अगर लोग वापस आ गए फिर इस साल फर्दर क्यों बढ़ गई है? पिछले साल भी बढ़ी, इस साल भी बढ़ गई। अगर आप कह रही है लोग वापस आ गए फिर दोबारा क्यों बढ़ गई है? पहले आप मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, पैसे आप बाहर ले जाते थे, अब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही। ये बेसिक अजमल टाइम जवाब ले लो सीधा साहब। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग में 2-3 मुझे मिनट दीजिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग की सबसे पहले मैं मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की बात कर लेती हूँ। आपने कहा जी और कोई इनकी हमने हाईलाइट की महंगाई के अलावा। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करती। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आलमी इदारा है, वो कहता है 2017-18 के अंदर पाकिस्तान 117वें रैंक पे था करप्शन में, और 2020-21 के अंदर पाकिस्तान 124वें रैंक पे था। हम 2013 में जब आए थे ना, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे पाकिस्तान 127वें नंबर पे था। हम 10 साल में हमारी करप्शन पाकिस्तान में कम हुई, आलमी इदारों ने उसका एतराफ किया और पाकिस्तान 127 से 117 पे आया। इन्होंने 3 साल के अंदर हमारे मुल्क को इंटरनेशनली बदनाम किया और पाकिस्तान की करप्शन में हम रैंकिंग जो है हम 117 से 124 पे चले गए। ये किस मुंह से करप्शन की बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं? आप मेरी बात सुने, अगर हम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, ये 3 सालों के अंदर 31,000 अरब कर्जा ले चुके हैं। हम 5 सालों में 10,000 लिया था और इस मुल्क के अंदर बिजली वापस लाए थे, टेररिज्म खत्म किया था और पाकिस्तान को गवादर से लेके आकाशगढ़ तक कनेक्ट करके गए थे। 3 सालों में अफगान, मैं आप मुझे चैलेंज है, ये मुझे बता दें इन्होंने कोई एक जो है वो मेगा प्रोजेक्ट काम का किया हो जिससे इस मुल्क को फायदा पहुंचाओ। 31,000 अरब कर्जा लेने के बाद की मैं बात कर रही हूँ। ये मेरी बात, अच्छा ये करप्शन हो गई। ये तो मानना कि वो कह रहे दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अगर सस्ता तरीन है तो आपका महंगाई वाला नारा तो बैठ गया ना। नहीं, मैं आने लगी हूँ जी। सस्ता तरीन मुल्क की बात करनी है। पाकिस्तान के अंदर 2 चीजें हैं ना, एक ये है कि आपकी इन्फ्लेशन कितनी है, दूसरा ये है कि आपकी आमदन कितनी है, आपके आम इंसान की। इंडिया के अंदर पिछले, अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करते हैं ना, हमारे ये कहते हैं जी इंडिया जो है हम उससे बेहतर जा रहे हैं। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पिछले साल 9.5% थी, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 3.5% थी। पिछले साल इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.5% थी और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ, बताऊं आपको पता है कि क्या थी? हम मंफी में भी गए हैं, मंफी में थे, यस। और अगर हम अपनी बहुत इन्फ्लेटेड फिगर्स भी देते हैं तो हम 4% ग्रोथ थे और इंडिया उस वक्त 8.5% ग्रोथ था। और ये इनको इस बात के ऊपर आपको भी जो है वो परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिफरेंस इन जीडीपी ग्रोथ है ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी में चेंज होता है। हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसके अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है जब हमारी इकोनॉमी जो है वो इंडिया के मुकाबले में गिरती है। अब आप आ जाए महंगाई पे। महंगाई इंडिया के अंदर जो है वो पिछले साल 4.5% थी, पाकिस्तान के अंदर 8% थी। उससे पिछले साल इंडिया के अंदर 5% थी, पाकिस्तान के अंदर 10.5% थी। और अब आप आ जाए एब्सोल्यूट पे, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा फी कस आमदनी इस मुल्क के अंदर आप इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया की जो है वो तकरीबन $1750 है और पाकिस्तान की जो है वो $1100 है। बिल्कुल आमदनी। आप ब्रेक का कहा जा रहा है, सीधा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक ले लो जी। वेलकम बैक। शीजा मैम, आखिरी 1 मिनट दे रहा हूं, कंक्लूड कर दीजिए। क्या अपोजिशन 2022 में कुछ सरप्राइज कर पाएगी अवाम को, या वही उसी तरह के एहतजाज होंगे जो पिछले 3.5 साल होते रहे और अवाम नहीं समझती है उसका नतीजा नहीं निकला? परसेप्शन है ये, मतलब देखिए
मैं सिर्फ अपनी पिछली बात को जरा कंक्लूड कर दूं, थोड़ा टेक्निकल हो गया था। आम अल्फाज के अंदर हमारे मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो हमारी साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है, और फीकस आमदनी जो है वो कम तर ममालिक में आती है। हमारे मुल्क में लोगों की तनख्वाहें जो है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इनकी हुकूमत के पहले 2 साल बढ़ाई नहीं गई। मिनिमम वेज जो है पहले 2 साल बढ़ाई नहीं गई। आम आदमी बेरोजगार हुआ, उसकी पहुंच से 2 वक्त छोड़ के 1 वक्त की रोटी जो है वो छिन गई। उसके बच्चे स्कूलों से उठ गए। आज ना वो आटा खरीद सकता है, ना वो आलू खरीद सकता है, ना वो बिजली का बिल दे सकता है, ना वो घर का किराया दे सकता है, ना वो गैस का बिल दे सकता है। गैस का बिल देगा क्यों? गैस तो आती नहीं है। एक एक यूनिट जो है वो इस वक्त आम आदमी को 28 से 29 रुपए का पड़ा है। हम 14 रुपए पे 30 सेकंड्स और देखें, इस मुल्क के अंदर आपने ये देखना है कि अवाम के क्या हालात। आप जितना मर्जी तड़ोड़ मड़ोड़ लें फिगर्स को, आप झूठ सच जितना मर्जी कर लें, सच्चाई ये है कि गरीब आदमी के इस वक्त कोई हाल नहीं है। इस वक्त जो है ये आपकी मिडिल क्लास खत्म हो गई है। इस हद तक कि जो आपकी अपर मिडिल क्लास थी उसको भी जो है डॉक्टर साहब ओवर टू यू। डॉक्टर साहब, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो आटा हो, चीनी हो। एक आखिरी बात, 2 सेकंड बात ये है, और इनकी जो करप्शन की फहरिस्त है, दवाइयों से लेके आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, इनका जो लैंड का माफिया इस वक्त इन्होंने खुला छोड़ा हुआ है, जहां पे ये लैंड सोर्स नहीं पूछते, वहां से करप्शन करते हैं, वहां से लैंड खरीदते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा पाकिस्तान का एनआरओ इन्होंने दिया हुआ है रियल एस्टेट। ये चीमा साहब रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे। डॉक्टर साहब ओवर टू यू, जल्दी से 1.5-2 मिनट दे रहा हूं आपको भी। डॉक्टर साहब, अपोजिशन के पास क्या लायामल होना चाहिए कि या उसी तरह जो 3.5 साल जो एहतजाज होते रहे वही एहतजाज होंगे और इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट इमरान खान साहब की 5 साल पूरे कर जाएगी? देखिए अदनान, मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगी कि देखिए जो दहशतगर्दी की ये बात क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, सवात ऑपरेशन हमने शुरू किया था, उसके बाद जो भी सारी चीजें हुई, क्योंकि दहशतगर्दी का सबसे बड़े विक्टिम हम हैं। हमने लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हमने खोया है इसी दहशतगर्दी की वजह से। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात ये है कि हमने कभी भी इस हुकूमत को, आपको याद होगा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि आप अपनी नाअहली की वजह से और अपनी बैसाखियों के हटने की वजह से गिरेंगे। तो इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि जो इनके अंदर इंतशार फैल चुका है, जो इनके अपने ही लोग अहमद जवाद साहब हैं, नूर आलम साहब हैं, या अकबर एस बाबर साहब हैं, जो ये सादिक और अमीन का टाइटल लेके बैठे हुए थे, फॉरेन फंडिंग केस ने इनका वो भी पोल खोल दिया है। अब मेरे ख्याल में ये सादिक और अमीन का टाइटल, बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब ओवर टू यू, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, लास्ट मिनट। चीमा साहब, इनको टाइम मिलेगा। एक तो ये कि हमारे दौर में हमारी इनकम, जो डॉक्टर साहब अपना शीजा फातिमा साहब बात कर रही थी कि 1600 अपना $1100 है, ये उन्हें पता नहीं, $1666 है जी। $1666 के हिसाब से ही बनती है 2,91,000 रुपये पर कैपिटा पर ईयर। हमसे पहले ये थी 1,80,000 रुपये पर कैपिटा पर ईयर। आप उस 2018 की फिगर देख लें और उसे डॉलर से मल्टीप्लाई कर लें। 1,80,000 जो है 2,91,000 आज की इनकम है। यहाँ का किसान है 83 लाख घराना किसानों का है, वो ज़्यादा खुशहाल हुए हैं। यहाँ का 1,05,00,000 लोग बाहर गए हैं, 1,05,00,000 घराना वो पहले से ज़्यादा खुशहाल है, परचेजिंग पावर उनकी बड़ी है। यहाँ का मजदूर जो है वो खेत मजदूर हो, टेक्सटाइल का मजदूर हो, या आप कह लें कि कंस्ट्रक्शन का हो, उसकी दिहाड़ी थी 600 और 700 रुपया, आज उसकी दिहाड़ी 1,000 रुपये से ज़्यादा है। मिस्त्री की दिहाड़ी 1,300-1,400 रुपये थी, आज 2,000 रुपये से ज़्यादा है। यहाँ से टाइम खत्म हो गया। चीमा साहब बहुत शुक्रिया, मेरे तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।